हेलो फ्रेंड्स। हमारी आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाटलिपुत्र का संस्थापक था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी, ये पूछ रहे हैं। अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद या फिर उदयन? तो इसका सही आंसर होगा उदयन। जो उदयन था इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र नगर किन दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो वो दो नदियां हैं गंगा और सोन। जहां पर पाटलिपुत्र शहर बसा हुआ है वहां पे सोन नदी गंगा से आकर मिलती है, तो गंगा और सोन के संगम पर स्थित है पहली बात तो पाटलिपुत्र शहर। ठीक है, इसने स्थापना करी क्यों थी? इसने बेसिकली अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। इसने अपनी राजधानी को, जो इससे पहले राजधानी होती थी राजगीर, तो राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने? उदयन ने। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन से मगध के राजा ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, या फिर किसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ये सारे क्वेश्चन एक ही है और इन सब का आंसर है उदयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी उदयन किस वंश का था ये भी हमें पता होना चाहिए। ये था हर्यक वंश का। हर्यक वंश का राजा था कि उदयन जो था वो हर्यक वंश का राजा था। अजात शत्रु किस वंश का था? अजात शत्रु किस वंश का था, ये पूछ रहे हैं। अजात शत्रु किस वंश का था? मौर्य का था, नंद का था, गुप्त का था या फिर हर्यक का था? तो ये अजात शत्रु है, ये हर्यक वंश का था और ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था अजात शत्रु, हमें ये याद रखना पड़ेगा। और अजात शत्रु की बात आएगी ना तो एक और चीज हमें याद रखनी है, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम पे ही हुई थी। ये भी हमें याद रखना है, जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम पे ही हुई थी। ये भी हमें क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मगध के कौन से शासक ने राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बाद में उसके पुत्र ने राजा बनने के लिए उसकी हत्या कर दी? मतलब मगध का वो कौन सा शासक था जिसने अपने पिता को इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उससे राजा बनना था, और सेम चीज उसके पुत्र ने भी उसके साथ करी। ठीक है, वो कौन सा राजा था? वो था बिंबिसार। ये है बिंबिसार। बिंबिसार ने ऐसा किया था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, बाद में इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। तो हमें पता होना चाहिए कि बिंबिसार का पिता और पुत्र दोनों थे कौन, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे मगध के। ये बिंबिसार है, ये इसके पिता है, ये इसका पुत्र है। इसके पिता कौन है? अजात शत्रु। इसके पिता है अजात शत्रु और इसका पुत्र है उदयन। ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। ये उदयन जो है इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी राजा बनने के लिए, और बिंबिसार ने अजात शत्रु की हत्या कर दी थी राजा बनने के लिए। ठीक है, तो ये पहले अजात शत्रु है, फिर बिंबिसार है, फिर उदयन है। हमको ये क्रम भी याद रखना है। और ये जो अजात शत्रु है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अजात शत्रु जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसका बेटा बिंबिसार है, उसका बेटा उदयन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपद काल में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? हमें पता है कि महाजनपद काल में मेन 16 महाजनपद होते थे, तो ये पूछ रहे हैं कि जो चंपा है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? ये राजधानी थी अंग की, अंग महाजनपद। यहाँ पे और भी कुछ महाजनपद दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती हैं। मगध की राजधानी क्या थी वो हम सबको पता है, वो थी पाटलिपुत्र। पहले राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। सूरसेन भी एक महाजनपद था, इसकी राजधानी थी मथुरा। एक महाजनपद था हमारा कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती वही जगह है जहां पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो वो उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का पुराना नाम पूछा इन्होंने। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका। इसमें से सही आंसर होगा अवंतिका। उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। और उज्जैन जो ये अवंतिका है ये बहुत बड़ा महाजनपद था। ये भी पहली चीज तो एक महाजनपद था और ये काफी एरिया में फैला हुआ था, काफी बड़ा महाजनपद था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी अवंती को कंट्रोल करता था, एक दक्षिणी अवंती को कंट्रोल करता था। तो जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी थी उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी थी महिष्मती। महिष्मती, ठीक है। तो उज्जैन उत्तरी अवंती की राजधानी था, महिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी था, और अवंती जो है वो उज्जैन का पुराना नाम है अवंतिका। अवंतिका या कहीं कहीं अवंती भी लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों में से कोई भी राजधानी आएगी तो अवंतिका की ही कही जाएगी, महिष्मती हो या उज्जैन हो, क्योंकि इसकी दो राजधानियां थी। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को
चंद्रप्रद्योत के दरबार में उपचार के लिए भेजा था। तो चंद्रप्रद्योत कहाँ के राजा थे? सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो चंद्रप्रद्योत थे ये कहाँ के राजा थे। ठीक है, तो चंद्रप्रद्योत जो राजा थे वो अवंती के राजा थे। ये चीज तो हमें पहले याद रखनी रहेगी कि जो चंद्रप्रद्योत थे वो अवंती के राजा थे। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अवंती को थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया हुआ है। अब अवंती बहुत बड़ा महाजनपद था, तो जो बिंबिसार था वो इसको जीत नहीं पाया था, तो वो इसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था, इसलिए उसने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये जो जीवक है ना, ये एक वैद्य है जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था कि इनमें से कौन सा वैद्य है जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो वो है जीवक। जीवक जो है ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट देख लेते हैं, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये तो था महापदम नंद, ये हम सबको पता है। नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। अब इसके बारे में क्या है कि इसके और भी कई नाम थे। पहली चीज तो इसका एक नाम था उग्रसेन, इसका एक नाम था उग्रसेन, ये भी इसी का नाम था। एक और नाम था इसका सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का मतलब है सिंपली क्षत्रियों का अंत करने वाला, क्षत्रियों का अंत करने वाला इसको कहते थे महापदम नंद को। तो इसका एक नाम था सर्वछत्रांतक। इसी वजह से इसको कहीं कहीं पे अपरोशुराम भी कहते हैं। अपरोशुराम, अपरशुराम का मतलब ये है कि जो परशुराम जी थे वो भी कहीं ना कहीं क्षत्रियों का अंत करने वाले थे, तो उसी से इसको कहीं ना कहीं मिलते जुलते इसका नाम कहीं कहीं कुछ ऐसे साहित्य हैं जिसमें इसका नाम अपरशुराम भी मिलता है, सर्वछत्रांतक भी है और इसका नाम उग्रसेन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में मिलता है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, त्रिपिटक में या फिर छांदोग्य उपनिषद में? तो जो 16 महाजनपद है इनका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। इस पुस्तक में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। सीधे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है या कौन सा साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो वो है अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। पहली चीज तो ये। अब एक चीज और हमें याद रखनी, ये बात कर रहे हैं 16 महाजनपद की, तो एक और पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वो कौन सी है? वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपको जब भी 16 महाजनपदों की बात आएगी तो आपको अंगुत्तर निकाय याद रखना है और आपको भगवती सूत्र भी याद रखना है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म की पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये कह रहे हैं कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि नंद वंश के बाद जो वंश आया कैसे आया, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो नंद वंश का शासक था, आपने सुना होगा धनानंद था। धनानंद जो था वो नंद वंश का शासक था। उसी टाइम पे जब धनानंद जब मगध पे शासन कर रहा था, उसी टाइम पे जो सिकंदर था वो दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ आ रहा था, तो वो भारत पर भी अटैक करने वाला था। तो जो चाणक्य थे उनको पता था कि सिकंदर भारत पर अटैक करने वाला है, तो उन्होंने धनानंद के दरबार में वो गए थे धनानंद को थोड़ा सा सावधान करने सिकंदर के आक्रमण से। लेकिन इसने क्या किया, इसने चाणक्य को इंसल्ट करके उनको निकाल दिया था अपने दरबार से। तो चाणक्य ने क्या किया कि उन्होंने बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से इन्होंने धनानंद के शासन को समाप्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसको कहते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये स्टोरी हम सबको थोड़ी बहुत पता है। ठीक है, नंद वंश के बाद जाहिर सी बात है मौर्य वंश आया होगा क्योंकि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, उसके बाद फिर उसने खुद के साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने पूछा है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो जाहिर सी बात है मौर्य वंश ने किया होगा, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जानने के बाद तो फिर कुछ बचता नहीं। मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये इन्होंने 4 इधर महाजनपद लिखे हुए हैं और इधर कुछ राजधानियां लिखी हुई हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो महाजनपद है, ये जो सामने इसकी राजधानी लिखी हुई सही है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे क्या ये इनकी राजधानियां थी। तो पहले मत्स्य देखते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, हाँ ये थी। ठीक है, ये सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, हाँ ये भी थी, ये भी सही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इससे पहले किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसी वाली क्लास में कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये बात बिल्कुल सही है। अस्मक की राजधानी पोतन थी, ये बात भी सही है। यानी कि ये उपरिक्त सभी सही है, इसका ई पार्ट सही होगा।
ठीक है। अब बात कर लेंगे अस्मक की। यहाँ पे अस्मक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अस्मक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अस्मक है ये दक्षिण भारत का महाजनपद है, ठीक है। तो जब भी अस्मक की बात आएगी, दक्षिण भारत का महाजनपद है ये, तो जब भी दक्षिण भारत का पूछेंगे इनमें से कौन सा जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत का है, तो हम अस्मक की बात करेंगे। अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का महाजनपद है और इसकी राजधानी है पोतन, हमें ये भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा कौन था, ये सिंपली पूछना चाह रहा है। इससे पहले मैंने आपको भी एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि सिकंदर के आक्रमण के समय क्या क्या सिनेरियो था। चाणक्य आए थे, उन्होंने घनानंद को समझाया था बट उसने निकाल दिया था, उनको भगा दिया था अपने दरबार से, इस तरह से सब चीजें हुई थी। तो जो सिकंदर है इसने आक्रमण किया है, तो अब तो समझ आ रहा होगा ना, उस समय नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा धनानंद था, ठीक है। अब सिकंदर ने आक्रमण किया कब था भारत पे? ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वो हमको याद रखना है 326 ईसा पूर्व, ये हमको याद ही रखना है एज इट इज। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये किस वंश का था? कालाशोक का नाम हमने पहले सुना होगा, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। पहले चीज तो कहाँ हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति? तो ये हुई थी वैशाली में, ये हमें याद होना चाहिए। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ठीक है। उस समय राजा कौन था? कालाशोक था, शासक था कालाशोक। ये किस वंश का था? क्योंकि कई बार इसका वंश हमें समझ नहीं आता, हम इसको अशोक के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। जो कालाशोक है ये शिशुनाग वंश का था, इसको अशोक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इसके टाइम पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, अशोक के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको। अशोक के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इसके टाइम पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का? श्रावस्ती का नगर, क्योंकि श्रावस्ती जो है महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो ज्यादातर समय उन्होंने यहीं पे बिताया है। तो ये है सिंपल वन लाइनर होगा इसका आंसर, अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार आकृति का है, बस यही इसका आंसर, इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंदवंशी शासक था महापद्म नंद, इसके द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? नंद वंश का शासक था महापद्म नंद, ये तो हमें पता है। शासक क्या है? तो संस्थापक ही था, इसी ने स्थापना करी थी नंद वंश की। तो नंद वंश में जो महापद्म नंद था, इसने कलिंग, कलिंग कहते थे उड़ीसा को, आज के टाइम जो उड़ीसा है उसको पहले हम कलिंग कहते थे, ठीक है। ये जो उड़ीसा है इसी को हम पहले कलिंग कहते थे। कलिंग में नहर खुदवाई, तो ये बात हमें कैसे पता चलती है? मतलब कहीं पे लिखी होगी ये बात, तो ये बात किस अभिलेख में लिखी हुई है ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, क्योंकि जो ये खारवेल था ये उड़ीसा का राजा था, कलिंग का राजा था खारवेल, तो इसने एक अभिलेख लिखवाया था हाथी गुम्फा करके, उसमें इसने इस चीज का वर्णन किया है, ठीक है। तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें इसने इस चीज का वर्णन किया, ये हमें याद रखना है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।